हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर एटम का थर्ड है। जिन बच्चों ने सेकंड नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बेसिकली बेस है बोर की पोस्टुलेट पे, जो कि सेकंड वीडियो था, उसको पढ़ लेना। ठीक है भाई। तो जैसे वीडियो खत्म होगा आपकी स्क्रीन पे आ भी जाएगा। तो शुरू करते हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने थ्योरी दी थी हाइड्रोजन के लिए। उन्होंने क्या बताया कि एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक फिक्स ऑर्बिट में। ठीक है भाई। क्या बताया कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं कि पहला एक लाइन है, एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहां पे मान लेते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Ze है। क्या लिख रहे हैं यहां पे? Z इंटू में E, ये इसका न्यूक्लियस है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी रहेगी v। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत भी पड़ती है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है यहां पे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है वो सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हो जाएगा K Q1 मतलब पहला चार्ज है Ze इंटू में Q2 दूसरा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो E लेंगे। वैसे माइनस का होता है लेकिन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में प्लस माइनस को देखना नहीं होता। तो Z इंटू में E अपॉन में जो ये ऑर्बिट घूम रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है अपने पाथ में, उसका रेडियस हो जाएगी R। तो यहां हम नोट डाउन करेंगे R का स्क्वायर भाई। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये बॉडी जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये सर्कल में घूम रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम या किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए चाहिए होता है। mv स्क्वायर अपॉन में r, सभी जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन में r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2। अगर मैं दोनों को कंपेयर कराऊं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए तो मैं लिखूंगा K Ze का स्क्वायर, देखो इको मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में R का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन में R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ K Ze का स्क्वायर अपॉन में R इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर। बात तो समझ में आ गई होगी। ये एक फॉर्मूला है जो कि काम आएगा आपको। बार बार जो फॉर्मूले काम आएंगे हम उनको नोट डाउन करते चले जाएंगे। यहाँ पे K Ze का स्क्वायर अपॉन में R इज इक्वल टू mv स्क्वायर भाई, mv स्क्वायर। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। जो भी फॉर्मूले आएंगे हम नोट डाउन करेंगे, इनको याद भी कर लेंगे कि K Ze का स्क्वायर अपॉन में R कैसे निकाला कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को कंपेयर करवाने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपकी बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करते हैं। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में बात करें, ठीक है भाई। चलिए बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करें। बोर पढ़ा था, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करें तो क्या थी वो? L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम के लिए थी L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई v, NH अपॉन में 2 पाई। बात समझ रहे हो? अगर मैं यहां से R निकाल दूं, यहां से क्या निकाल लूं? R निकाल लूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए R ऊपर चला गया, अपॉन में आ गया K Ze का स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर भाई। यहां से रेडियस की वैल्यू आती है हमारे पास R, K Ze का स्क्वायर mv स्क्वायर अपने नीचे आ गया है। इतनी बात आपके दिमाग में हो गई होगी। यहां से अगर मैं R निकालना चाहूं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपॉन में 2 पाई और नीचे आ गया mv भाई। क्लियर हो गई? तो ये इक्वेशन नंबर, यहां इसका नाम दिया था हमने 2, इसका नाम दे दो 3, इसका नाम दे दो 4 और इसका नाम दे देते हैं 5 भी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये भी R हो गई हमारे पास जो कि काम आ जाएगी। चलो इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। ये R आएगी हमारे पास, कितनी आई? K Ze का स्क्वायर। जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं आप नोट डाउन करते चले जाओ, काम आएंगे आपके। mv स्क्वायर एक रेडियस के लिए ये आ गया, एक आ जाएगा NH अपॉन में 2 पाई mv का स्क्वायर भाई। mv का स्क्वायर है कि mv है ओनली, ठीक है भाई। तो mv है। चलिए तो ये भी रेडियस के लिए है, R के लिए, ये भी R के लिए। तो दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने इनको फोर्स को इक्वल करा था ऐसे ही दोनों रेडियस को हम इक्वल करते हैं बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन वाली को। दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो दोनों R है तो इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखवाने के बाद में क्या आया भाई? ये देखिए, तो K Ze का स्क्वायर यहां से देखेंगे आप तो mv स्क्वायर
और ये हो जाएगा NH अपॉन में 2πmv। बात समझ में आ रही है? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराया, इक्वेशन 4 और 5 को, क्योंकि ये भी r ये भी r, तो दोनों को कंपेयर करवाया। करवाने के बाद में आपको देखिए v स्क्वायर से v कट गया है, सिर्फ आपकी वेलोसिटी बच गई है, बाकी सब कुछ नीचे आने दो। kze का स्क्वायर अपॉन में m था, v को ऊपर जाने दो और nh को नीचे आने दो। m से m कट चुका है अभी, तो m भी हट चुका है यहाँ से, सिर्फ nh आ जाएगा नीचे, nh। तो क्या हुआ भाई, kze का स्क्वायर ये रहा, NH नीचे आ गया है, सिर्फ यहाँ क्या बच गया 2π ना, तो 2π और नोट कर लो यहाँ आगे 2π भाई कांस्टेंट है। देखिए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी का कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 2π kze का स्क्वायर अपॉन में NH। ये क्या आ गई भाई, वेलोसिटी आ गई है 2π kze का स्क्वायर अपॉन में NH। तो आप देख सकते हो ये क्या है, वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी कैसे निकाली हमने। तो इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई 6। आगे चलते हैं, अब क्या करना है इसमें देखिए। अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए कि ये इक्वेशन वेलोसिटी की मिल रही है, तो हमारे पास देखेंगे तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट यहां कर सकते हैं। यहां आपको वेलोसिटी दिख रही है, यहां पे भी वेलोसिटी दिख रही है, फोर्थ इक्वेशन में वेलोसिटी दिख रही है, सिक्स्थ में भी वेलोसिटी, फिफ्थ में भी वेलोसिटी दिख रही है, फोर्थ में वेलोसिटी दिख रही है और फिफ्थ में भी वेलोसिटी आपको दिख रही है। तो आप क्या करोगे, देखिए अब क्या करेंगे, यहां पे देखिए कि जो वेलोसिटी है ये फोर्थ में भी दिख रही है और फिफ्थ इक्वेशन में भी दिख रही है। ये रहा देखो, v का स्क्वायर है तो यहां पुट कर सकते हैं, यहां से भी, तो जो भी आपको अच्छा लगे वहां कर सकते हो। मेरे को आसान यहां लगेगी क्योंकि यहाँ पे ओनली v है, यहाँ पे v स्क्वायर है तो स्क्वायर करके काटना पड़ेगा, दिक्कत कुछ नहीं आनी, सेम रहेगा। तो पुट कर दो, पुट v इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सॉरी 5, इक्वेशन 5। चलिए 5 में पुट करेंगे तो देखो r आ गया, NH ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2π m और वेलोसिटी ये रही, वेलोसिटी अपॉन में तो रिवर्स हो जाएगी, तो यानी कि NH आपका ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2π kze का स्क्वायर। भाई बात समझ में आ गई भाई। वेलोसिटी था, अगर इसको 1 अपॉन में देखो ये आया 1 अपॉन में v, 1 अपॉन v करोगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो NH ऊपर चला गया, 2π kze का स्क्वायर नीचे आ गया है। आप सोल्व करेंगे तो इसको रेडियस आ जाएगी हमारी, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल रेडियस। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल रेडियस। तो देखिए ये फाइनली फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 लिख देता हूं यहाँ पे, 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 2 दूनी 4 हो गया ना, 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा m kze का स्क्वायर। भाई तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कहने का मतलब एक ऑर्बिटल रेडियस का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। यहाँ नोट डाउन कर देता हूं मैं, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ नोट डाउन कर देता हूं। r0 इज इक्वल टू आया हमारे पास क्या, n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर m kze का स्क्वायर। भाई बात समझ में आ गई होगी। देखो ये पाई था, पाई को पाई से कर दो पाई स्क्वायर, m अकेला ही था, kze का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई r0 की, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है भाई, तो ये पहले के लिए निकालना है। तो n को, n क्या नंबर है, यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, m मास है, k की वैल्यू आपको पता होगा 9 10 की पावर 9, z एटॉमिक नंबर के लिए, e इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये पुट करनी है और यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हम नोट डाउन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हमारे पास ये वैल्यू आई r0 की वैल्यू आई है हमारे पास, आपने ऊपर लिख दी गई है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इक्वेट करवा रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, देखिए r0 हमारे पास है, r0 इज इक्वल टू h का स्क्वायर मैं लिख रहा हूं अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर m kze का स्क्वायर। ये चीजें हैं हमारे पास, और इनटू में हो जाएगा n का स्क्वायर। ये देखिए एक चीज आप नोट करोगे तो आपको पता लगेगा कि h भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m मास भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट, z भी और e भी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे हर चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि मैं साफ साफ कह सकता हूं कि जो r0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कांस्टेंट को हटा देंगे, इसको जगह में k लिख दूं तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n का स्क्वायर। तो यानी कि आपकी जो रेडियस आएगी, ऑर्बिटल रेडियस आएगी ये वाली, ये इसके स्क्वायर के अनुपात में होगी। अगर मैं n की जगह यहां पे लिख देता हूं 1, तो पहली जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगी। ठीक है ना, पहली वाली। उसके बाद में अगली बात करूं तो 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। उसके बाद में अगर मैं थर्ड साइकिल लेना चाहता हूं, ऑर्बिट थर्ड वाला, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ लेना चाहता हूं तो 16 हो जाएगा।
बात समझ में आ गई। तो यानी कि जो रेडियस आएगी ऑर्बिटल रेडियस वो किस रेशियो में आएगी, 1:4:9:16, इस प्रकार से n स्क्वायर के रेशियो में आएगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसको बोलते क्या है वो देखिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भी क्या बोलते हैं इनको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या करना है, अब मान लो मैं इसकी वैल्यू पुट करके मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। पहले के लिए हाइड्रोजन का केस ले रहा हूं मैं, फोर हाइड्रोजन, अगर मैं 4 हाइड्रोजन ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अगर वेलोसिटी में वैल्यू पुट करोगे तो, लेकिन मैं ऑर्बिटल रेडियस निकालना चाहता हूं 4 हाइड्रोजन, तो जेड कितना हो जाएगा आपको पता है, 1 होता है। तो चलिए निकालते हैं, एन कितना हो जाएगा, पहली साइकिल होगी, हाइड्रोजन में पहला ही होता है साइकिल, H1 ही होता है, ठीक है भाई। तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हो गई, तो पहला ही निकलेगा, तो एन भी 1 ही बन जाएगा। 2 का भी निकालना चाहो तो दूसरे एटम का निकाल सकते हो, लेकिन हमने किसका निकालना, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हमें सिर्फ बोहर के लिए हाइड्रोजन के लिए ही दिया गया। तो एन की वैल्यू यहां पुट करके सारा चीज निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा R0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, H का स्क्वायर, एन तो 1 हो चुका है, 4 पाई का स्क्वायर, देख सकते हो, एम के जेड की जगह 1 मान लेंगे, ई का स्क्वायर। भाई बात समझ में आ गई। सिर्फ इतना बात आपके दिमाग में रहनी, एच की वैल्यू आप सभी को अच्छे से याद होगी, क्या होती है एच की वैल्यू, 6.63 × 10⁻34। तो क्या लिखोगे, 6.63 × 10⁻34, आप समझ सकते हो। और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, अपोन में 4 पाई की वैल्यू आप सही जानते हो, 3.14 का स्क्वायर, इंटू में मास, क्या बता रहे हैं, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। तो आप सभी को याद भी होगा अच्छे तरीके से, क्या होता है 9.1 × 10⁻34 होता है भाई, क्या होता है 9.1 × 10⁻34 होता है, आपको सभी को पता होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें के की वैल्यू, तो आपको याद होगा 9 × 10⁹ होती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होगी 1.6 × 10 कितनी होती है भाई, -19 होती है। कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 होती है। ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, स्क्वायर भी लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो लगभग अगर इसकी बात करें, इसको काटना है, अभी मोबाइल लेना है, मोबाइल से नहीं, आप खुद कोशिश करके देखना, इसको काटने की कोशिश करना। अगर इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो लगभग आ जाएगी 5.29 × 10⁻11। कितने आ जाएगी, 5.29 × 10⁻11 भी। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में अगर इसको अप्रोक्स में लिखें तो कितना आ जाएगा वो देखिए, 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा भैया। तो ये आप निकाल भी सकते हो, ये हाइड्रोजन के लिए निकाली गई थी कि जो अप्रोक्स में लगभग कितनी वैल्यू आई थी, 0.53 एंगस्ट्रॉम आ गई थी। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। तो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चलिए हम भाई रेडियस निकाल ली, रेडियस का फॉर्मूला पता लग गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी कितनी होगी वो निकालेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ये रहा देखो, इसी इक्वेशन का यूज करिए। क्या लिखा हुआ, k ZE⁻2 अपॉन में r इज इक्वल टू में है mv स्क्वायर, mv का स्क्वायर। यही इक्वेशन थी जो हमने पहले बनाई थी, कि जो बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल है किसके, mv स्क्वायर अपॉन r के, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर था। उसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/2 लाना है ना, तो दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो यहाँ लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास कितना, k ZE⁻2 अपॉन में 2r। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो आप सभी जानते हो। कैसे निकालेंगे, k Q1 Q2 अपॉन में r। तो k तो रखिए ऐसे कैसे, Q1 कितना है ZE और Q1 Q2 कितना रहेगा, ये रहा। तो माइनस का ही आएगा पोटेंशियल में, पोजीशन का इसका यूज करते हैं, प्लस माइनस का बताया था आप लोगों को, पहले वीडियो में बता चुका हूं। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा माइनस का k ZE का स्क्वायर अपॉन में r। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी तो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो दोनों को जोड़ेंगे, टोटल एनर्जी क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो देखिए दोनों को जोड़ते हैं, कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो कितना आ जाए, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है कितनी, k ZE⁻2 में 2r प्लस माइनस हो जाएगा k ZE का स्क्वायर अपॉन में r। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी k ZE⁻2 और ये देखो r है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k ZE⁻2
2 भाई, 2 के जेड ई की पावर 2, 2 के जेड ई पावर में से एक चला जाएगा, 1 है यहाँ पे तो एक बच जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, के जेड ई की पावर 2 अपॉन में 2r, लेकिन माइनस का निशान आएगा आगे तो ये याद रखनी माइनस का भाई। तो ये आपकी एनर्जी आ चुकी है भाई, क्या आ चुकी है, एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कि एनर्जी के माइनस का के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में 2r। ठीक है भाई, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं ना कि स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसमें एक फॉर्मूले की जरूरत और पड़ेगी, इसी में पुट कर देते हैं कि जो एनर्जी निकल के आएगी, उसमें क्या करना, माइनस का के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये देखो आर की वैल्यू में पुट करता जो हमने निकाली थी, ये रही आर की वैल्यू, तो आर नोट है ना, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी स्पेक्ट्रल सीरीज में, तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, अपॉन में ना, तो जो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, तो यानी कि मैं कह सकता हूं क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 पाई का स्क्वायर एम के जेड ई का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर भाई। क्लियर हो गई, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं और इसको याद भी कर लेना है। कितना आ जाएगा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा, क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के, देखिए अब के लिख दिया यहाँ पे, जेड ये रहा 2 बार है तो जेड का स्क्वायर कर दो, उसके बाद में ई की पावर 2 और ई की पावर 2, तो ई की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में पाई की पावर 2 है, पाई की पावर 2 कर दो, एम ही रहेगा, के आ चुका है पहले से तो के का भी स्क्वायर हो चुका है भाई, और जेड आ चुका है, जेड का भी स्क्वायर हो चुका है, ई की पावर 4 हो चुकी है, अपॉन में एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर भाई। बात समझ में आ गई, और ये 2 भी था भाई यहाँ पे, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, यहां लिख देता हूं मैं, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, इसका वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रहेगी, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्या लिखोगे भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, ई इज इक्वल टू, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, माइनस का 2 के का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 पाई का स्क्वायर और एम अपॉन में एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ये आ गया एनर्जी। ठीक है, एन टर्म के लिए निकाल रहे, किसी भी टर्म में निकालना चाहें, एन अगर मान लो 1 ले रहे तो 1 के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी, 2 लगो तो 2 के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगी, 3 लेंगे तो 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑर्बिट भी आ गया ना इसमें, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको करना है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये नोट डाउन हो गया होगा, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम भी। अब हम पढ़ने वाले क्या है भाई, स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम भी। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए हमें 2 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी किसकी पड़ेगी, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, किसकी पड़ेगी, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, और वो थी आप लोगों ने याद करी होगी, जो आपका बोर थ्योरी थी उसमें पढ़ी थी हमने कि H इंटू में न्यू क्या था, H इंटू में न्यू इज इक्वल टू था En2 माइनस का En1। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है, H न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस E1, क्योंकि बोर ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है किसी न्यूक्लियस में अपने में, तो एक न्यूक्लियस है, तो बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता अपने पाथ में, तो क्या होता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन इस N2 से एनर्जी नंबर 1 में जंप करेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, फोटोन की फॉर्म में होगी। तो ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, H न्यू इजिकल टू En2 माइनस En1। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, En इजिकल टू माइनस का 2 K का स्क्वायर Z की पावर 2 E की पावर 4 पाई का स्क्वायर M अपॉन में H का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन में N का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, समझ रहे हो, N का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए क्या है, माइनस है, ये ध्यान रखना आगे, H इंटू में न्यू इजिकल टू En2, मतलब सेकंड वाला लेना है पहले, तो माइनस का 2 पाई लिख लेते हैं, चलो, पाई का स्क्वायर K का स्क्वायर Z का स्क्वायर E की पावर 4 और M अपॉन में H का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, N2 का स्क्वायर, माइनस
आगे लेकिन माइनस और ये आगे दोबारा से इसमें n1 भी तो पुट करना उस जगह n की जगह, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर z का स्क्वायर e की पावर 4 पाई का स्क्वायर m अपॉन में h का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। समझ रहे हो? जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन जरूर लग रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा मेहनत आपको करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, माइनस को मत छोड़ो या माइनस को कॉमन लेके क्या करोगे आप लोग, ऐसे कर लो, 2 को कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लो, स्क्वायर के स्क्वायर जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 एम को कॉमन ले लिया, अपॉन में एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर। भी ध्यान समझ रहे हो, बात समझ में आ गई? आपने क्या करा, इसको सबको कॉमन ले लिया, माइनस का 1 अपॉन में n2 रहेगा और यहाँ प्लस 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर। अब देखिए ये h है, अपॉन में जाने दो इसको, तो क्या लिखोगे, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या जाएगा भाई 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर z का स्क्वायर e की पावर 4 और m अपॉन में h की क्यूब हो जाएगी, देखो ये नीचे आएगा तो क्यूब हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर z का स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन में h की क्यूब हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए न्यू है ना यहाँ पे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू। ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए, लैम्डा इंटू न्यू। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो लैम्डा की उसमें वेव की फॉर्म में वेवलेंथ आ जाएगी और अपॉन में 1 अपॉन में टाइम न्यू हो जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट को c लिख देते हैं। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में लैम्डा। न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन में लैम्डा। भाई क्या हो जाएगा, c अपॉन में लैम्डा। चलिए हटाइए, 2 पाई का स्क्वायर k का स्क्वायर z की पावर 2 e की पावर 4 m अपॉन में h की क्यूब, ठीक है भाई। और ये c अपॉन में जाने दो, इसको c को क्या आने दो, अपॉन में जाने दो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम, पहले तो 1 अपॉन में लैम्डा का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, वो होता है 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला वेव नंबर। क्या होता है भाई, वेव नंबर। क्या लिखते हैं इसको, वेव नंबर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, अभी ये वेव नंबर का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, और इसको नोट करेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, तो सारे के सारे कांस्टेंट है, एच सी पाई के जेड ई एम सभी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 वेव नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सीधा लिखते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट, आर इसकी वैल्यू भी बता रहा हूँ मैं अभी, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा वेव नंबर के लिए, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कर लेना, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। थोड़ा सा मार्कर में इंक पिलानी पड़ेगी। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.0973 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 7 मीटर इनवर्स। तो ये चीज़ नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से, फिर आगे की कहानी पे चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, फटाफट नोट डाउन हो भी गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा सा मैं इंक पिला देता हूँ मार्कर को, क्योंकि ये काम वीडियो बनाते बनाते इंक खत्म हो जाती है इनकी, ठीक है भाई। तो आराम से आप लोग पढ़िए इसको। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम एक फिगर मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, फिगर, और वहाँ पे मैं फिगर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो एक फिगर लगा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए इस फिगर में देखिए क्या कह रहा है। तो फिगर में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे लग रहा है फिगर, इसको देखिए, एक न्यूक्लियस दिखा रखा है और इसके एक राउंड लगा रखा है, n1 बोल रखा है उसको, क्या बोल रखा है, n1। उसके बाद में एक और लाइन जा रही है, इसको देखिए आप लोग, क्या बोल रखा है, n2 बोल रखा है। उसके बाद में एक लाइन और जा रही है, उसको क्या बोल रखा है, n3। जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पे देखते रहिए भाई, n3। इसी प्रकार से एक लाइन और जा रही है, उसको क्या बोलेंगे भाई, n4। इसी प्रकार से एक लाइन और मान लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, n5 भी। इस प्रकार से बात समझ में आ गई होगी, फिगर अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद में आप देखेंगे पहले वाले पे, देखिए n1 पे कोई लाइनें आ रही हैं, n1 से लाइनें आ रही है, 5 से भी लाइन आ रही है n1 पे, 4 से भी लाइन आ रही है n1 पे, और 3 से भी लाइन आ रही है n1 पे, 2 से भी लाइन आ रही है ना, समझ रहे हो। तो जो भी लाइनें आएंगी उनको बोलेंगे लेमन सीरीज। क्या बोलेंगे भाई, लेमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज। तो ये सभी की सभी लाइनें फर्स्ट वाले पे आ रही है, तो इसलिए इसको बोला गया लेमन सीरीज। अब सुनिए ध्यान से, जितनी भी लाइनें जो सेकंड पे आएंगी, आप सेकंड पे देखोगे तो 5th से भी आ रही है, और उसके बाद में 4th से भी लाइन आ रही है, आप देख सकते हो। उसके बाद में 3rd से भी आ रही है ना।
तो सेकंड पे जो लाइनें आएंगी जितनी भी, उसको बोला जाएगा बाल्मर सीरीज। क्या बोला जाएगा भाई? बाल्मर सीरीज। ये याद रखना आपको, बाल्मर सीरीज। फिगर आप अच्छे से समझिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो थर्ड वाले लाइन पे जो भी आ रही है, थर्ड वाले पे, थर्ड लाइन पे आपको देख पा रहे होंगे, थर्ड लाइन पे जो भी लाइनें आ रही हैं इनको बोला जाएगा ब्रैकेट सीरीज। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ब्रैकेट सीरीज भाई। क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट सीरीज भाई। ये सीरीज याद रखनी है आपको। और उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे लाइनें आएंगी, फोर्थ नंबर पे लाइनें आएगी, उसको बोला जाएगा पी फंड सीरीज। फंड सीरीज, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, फिगर आप लोग देख लिया, हटा दिया मैंने स्क्रीन से। ये आपको फिगर आपको दिख रहा है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जब ये तैयार की गई, जो आप लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट और अपॉन में 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की खास बात ये रही कि इससे हम पुरानी जो सीरीज हमने पहले से डिस्कवर थी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्सन सीरीज, इसके बारे में भी इसको हम दोबारा से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में सेट हो रही है। इसके अलावा नई 2 थ्योरी और मिली जिसका नाम है ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज की भी डिस्कवरी और बाद में जाके नेल्स बोर को क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज के लिए भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लेमन सीरीज के बारे में जानते हैं। क्या है लेमन सीरीज? लेमन सीरीज, तो लेमन सीरीज वो सीरीज है जो फर्स्ट नंबर पे जंप करेगी किसी और से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कहीं से भी, मान लो 5वें ऑर्बिट से मूव करके फर्स्ट पे आ जाए, सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जंप करके कहां आ जाए? फर्स्ट पे आ जाए, या थर्ड से जंप करता हुआ कहां आ जाए? फर्स्ट पे आ जाए, तो वो कहलाएगी लेमन सीरीज। यानी कि हम कह सकते हैं n for 1। तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला है वेव नंबर इज इक्वल टू, यहां से अलग अलग वेवलेंथ निकल जाती है, तो r इज इक्वल टू 1/n1 कितना? 1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर भाई। तो ये फॉर्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा अगर ये चीजें याद हो गई तो। और n कितना आएगा यहाँ पे? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आगे की जो भी नंबर होंगे वहां से कोई भी जंप करके आ रही है किस पे? फर्स्ट वाले पे, तो कहलाएगी लेमन सीरीज। इसी प्रकार से उसके बाद में आती है, हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जहां पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर के ऑर्बिट पे जंप करना है आपको। तो फॉर्मूला वही रहेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू में r 1/, में इस बार पहले वाला जो है वो कितना हो गया? जहां पे जंप करना है तो कितना होगा? 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/, में n2 का स्क्वायर भाई। तो और जो n है वो क्या है यहाँ पे? 2 पे तो है ही, यानी कि नंबर 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन भाई, ठीक है। तो यानी कि दूसरे पे अगर जंप करता है ऑर्बिट नंबर दूसरे में, कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ ऑर्बिट में, वहां से अगर जंप करता है तो वो कहलाती है बाल्मर सीरीज। चलिए उसके बाद में बात करते हैं पास्सन सीरीज की। तो इस प्रकार से आसानी से फॉर्मूले तैयार हो गए। ये पुरानी नोन थी ये पहले से ही, लेकिन इस फॉर्मूले से हमने इनको भी निकाला तो एकदम एक्यूरेट फिट बैठ रही थी ये चीज। r और 1/, में थर्ड के लिए बात करें पास्सन में, तो तीसरे नंबर पे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/, n2 का स्क्वायर। तो यानी कि जो n होगा यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा? 4, 5 और 6 आप देख सकते हो कि यानी कि 3 पे तो कहां से जंप करेगा? या तो आप 6 से जंप कर रहा है, 4 से जंप कर रहा है, या 4 से जंप कर देगा। 4, 5 और 6 से जंप कर रहा है, 7 से कहीं से भी जंप करेगा आगे से, मतलब जंप करना है थर्ड पे, जंप करना है थर्ड पे पास्सन के लिए। इसी प्रकार से हम बात करें ब्रैकेट की सीरीज, तो वहां पे यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और यहां लिखेंगे वेव नंबर इज इक्वल टू r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/, में n2 का स्क्वायर भाई। तो n कितना हो जाएगा भाई? 5, 6, 7 एंड सो ऑन भाई। ब्रैकेट हो गया। लास्ट की बची है पी फंड सीरीज। अगर पी फंड सीरीज के लिए निकालोगे पी फंड, तो यानी कि आपका हो जाएगा n5। तो यानी कि जो आपका फॉर्मूला है वेव नंबर का r 1/, में 5 का स्क्वायर माइनस 1/, में n2 का स्क्वायर भाई। और n यहाँ पे हो जाएगा 5 पे तो 6, 7, 8 इस प्रकार से कोई नंबर आगे का इस पे जंप करेगा। तो ये थी सीरीज, आपको समझ में आ गया होगा। जब इनको वैल्यू पुट करेंगे तो वेवलेंथ निकालते हैं तो उस हिसाब से हम इनका चेक कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आप क्या करना है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी के बेसिस पे एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनेगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।